हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी सेमेस्टर 3 के बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए आज की ये वीडियो ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि उन सभी का अब एक सब्जेक्ट का एग्जाम है जिसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम करने वाले हैं जो बीकॉम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट हैं उन सभी का इस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन हो चुका है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट हैं। तो उनके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन जितने भी उनके एग्जाम में आए थे क्वेश्चन पेपर में, वो सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। उन सभी को एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, जिससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि आपको अपने एग्जाम के अंदर किस टाइप के सॉल्यूशन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, कितने कितने आपको क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना है, कितना सारी चीज़ें, ये सारा आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस कंप्लीट सॉल्यूशन को बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके जो ये नोट्स वगैरह हैं, जितनी भी ये पीडीएफ वगैरह हैं, वो सारी आपको टेलीग्राम पर अपलोड मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट वाला जो सेक्शन है, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करके इन पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन पेपर दिखा दे रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन थे, जिससे आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर ना हो तो वो क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाए। उसके बाद फिर मैं आपको इसके सॉल्यूशन देता हूँ। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन पेपर था, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन आए थे, हर क्वेश्चन का और पार्ट दिया गया था और उसमें उनके एक एक दो दो पार्ट थे। तो सभी सॉल्यूशन, सभी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन थे, चाहे और का हो चाहे बिना और वाला हो, सभी के आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फर्स्ट के दो पार्ट हैं, 1A 1B। फिर इसके और के भी दो पार्ट है, 1A 1B। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन के दो पार्ट है, 2A 2B। फिर इसके और में भी दो पार्ट हैं, 2A 2B। फिर आपका इसका थर्ड क्वेश्चन एक ही था, इसका और का भी एक ही था पूरा क्वेश्चन। फिर आपका नेक्स्ट था फोर्थ वाला, एक ही क्वेश्चन है पूरा, इसके और में भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। फिफ्थ का भी एक सिंगल क्वेश्चन है और फिफ्थ का और भी एक सिंगल क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर हो गया, सबके आपको क्वेश्चन आपको मिल गए। अब हम देखते हैं इनके सॉल्यूशंस को। तो देखिए, फर्स्ट का जो ए पार्ट है उसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले इसमें हमसे क्या पूछा था कि कम्युनिकेशन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में बताना है, तो उसे एक्सप्लेन करा है। In today's fast-paced, highly competitive business environment, communication has become an essential tool for modern organization. आज के टाइम पर जिस तरीके से बड़ी तेजी में सारी चीजें बदल रही हैं, कॉम्पिटिटिव बिजनेस बनता जा रहा है, तो हमारे लिए कम्युनिकेशन एक एसेंशियल टूल है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ एनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। एक जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉर्नर स्टोन होता है, मतलब एक तरीके से पिलर होता है। एज इट अलाउ एम्प्लॉय टू कोलैबोरेट, शेयर आइडिया एंड वर्क टुवर्ड कॉमन गोल, क्योंकि ये एम्प्लॉयज को अलाउ करता है कि वो अपने आइडियाज को शेयर कर सके और कॉमन गोल की तरफ काम कर सके। One of the primary reason why communication has become more important for modern organization is due to increasing complexity of business operation. Business operation complex होते जा रहे हैं, इसलिए communication की जरूरत है। As companies expand their operation and enter new market, they need to communicate with wide range of stakeholder, including customer, supplier, partner and employee. अब जैसे जैसे कंपनीज न्यू न्यू मार्केट में जाती हैं, तो उन्हें अलग अलग तरीके के स्टेक होल्डर से, कस्टमर से, सप्लायर से, पार्टनर से और एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। Effective communication help organization to build strong relationship with these stakeholder, which can lead to increased productivity, improve customer satisfaction and higher profit. तो जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो इन लोगों के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप क्रिएट करने में हेल्प करता है, जिससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है और प्रॉफिट बढ़ जाता है कंपनी का। Another reason why communication is critical for modern organization is the rise of remote work and virtual team. और कम्युनिकेशन की नीड क्यों बढ़ी है, क्योंकि हम रिमोट वर्क स्टार्ट करते जा रहे हैं और वर्चुअल टीम्स क्रिएट करते जा रहे हैं। मतलब जो अब एम्प्लॉय कहीं से भी काम कर सकते हैं और वर्चुअल टीम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन होना जरूरी है। विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉय कैन नाउ वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब जो एम्प्लॉय है वो वर्ल्ड में कहीं से भी काम कर सकते हैं। हाउएवर दिस आल्सो मींस दे नीड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, तो इसके लिए एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जरूरत है विद देयर कलीग्स एंड मैनेजर्स, इवन इफ दे आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन सेम लोकेशन। Effective communication tools such as video conferencing, instant messaging, collaboration software has become essential for modern organization to ensure their remote team can work together seamlessly. तो इसके लिए क्या क्या अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर के साथ कोलैबोरेट करा जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से, इंस्टेंट मैसेजिंग की मदद से, इन सब की मदद से जो रिमोट टीम है उनके साथ एक कनेक्शन बनाया जाता है कि वो भी साथ साथ काम कर सके।
तो फाइनली कम्युनिकेशन इज क्रिटिकल फॉर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट हेल्प टू फोस्टर अ पॉजिटिव कंपनी कल्चर। ये एक पॉजिटिव कंपनी कल्चर को बढ़ाता है। व्हेन एम्प्लॉय फील दे आर ब्रिंग हियर्ड एंड देयर ओपिनियन मैटर, दे आर मोर लाइकली टू एंगेज एंड मोटिवेटेड इन देयर वर्क। क्योंकि जब एम्प्लॉयज को ये फील होता है कि हाँ उनकी बात सुनी जाती है, उनके ओपिनियन का एक तरीके से रिस्पेक्ट की जाती है, तो वो और अच्छे से उस काम में इंगेज होंगे और मोटिवेट होकर काम करेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑल्सो हेल्प टू बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन से एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में भी ट्रस्ट बनता है, विच कैन लीड टू बेटर टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, जिससे क्या होता है एक अच्छा टीम वर्क और कोलैबोरेशन होता है। In conclusion, communication has become more important for modern organization due to the increasing complexity, rise of virtual teams and remote area, the need for foster positive company culture। ये सारे ऊपर जो हमने पढ़ा है उसे कंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अब फर्स्ट का बी पार्ट है जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है उसको बताना है और इसके क्या मेरिट्स है। आई थिंक ये था क्वेश्चन। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन रेफर्स टू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉय टू मैनेजर और हायर लेवल एग्जीक्यूटिव इन द ऑर्गेनाइजेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, जब इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय से हायर लेवल पर फ्लो होती है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ इंफॉर्मेशन फ्लो होती है हायरार्कियल स्ट्रक्चर में, तो उस चीज को अपवर्ड कम्युनिकेशन बोला जाता है। इट इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। ये एक अच्छा तरीका है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और इसकी इंपॉर्टेंस को हम अनदेखा नहीं कर सकते। हेयर आर सम रीजन व्हाई अपवर्ड कम्युनिकेशन इज क्रिटिकल। अब ये रीजन बताए हैं किस वजह से जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है वो जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहला रीजन आता है आपका प्रोवाइड फीडबैक। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन अलाउ एम्प्लॉय टू प्रोवाइड फीडबैक टू देयर मैनेजर एंड लीडर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस। अपवर्ड कम्युनिकेशन अलाउ करता है एम्प्लॉय को कि वो अपने मैनेजर्स को, अपने लीडर्स को कंपनी की पॉलिसी प्रोसीजर और प्रैक्टिस से रिलेटेड फीडबैक दे सकें। These feedback can help manager to identify area where improvement can be made, leading to better decision making and more effective management। इन फीडबैक की मदद से क्या होता है, जो मैनेजर होते हैं वो उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं जहां पर और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, अच्छा डिसीजन ले सके जिससे और एक इफेक्टिव मैनेजमेंट क्रिएट कर सके। नेक्स्ट है बिल्ड ट्रस्ट। तो व्हेन एम्प्लॉय फील देयर वॉइस आर बीइंग हियर्ड एंड दैट देयर ओपिनियन मैटर, इट हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। जब एम्प्लॉयज की बात को सुना जाता है, उनकी फीडबैक को ध्यान दिया जाता है और उस पर एक तरीके से एक्शन लिया जाता है या उस चीज को इंप्रूव करा जाता है, तो इससे एम्प्लॉय को भी मोटिवेशन फील होता है, उनके बीच में एक ट्रस्ट बन जाता है एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में। दिस ट्रस्ट कैन लीड टू टीम वर्क, इंक्रीज मोटिवेशन एंड हायर जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉय। इस ट्रस्ट से क्या होता है, अच्छा टीम वर्क होता है, मोटिवेशन बढ़ जाता है और हायर जॉब सेटिस्फेक्शन आता है एम्प्लॉयज के बीच में। नेक्स्ट है इनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन कैन हेल्प मैनेजर टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट मे नॉट हैव बीन अपैरेंट अदरवाइज। क्या बोला है, अपवर्ड कम्युनिकेशन की मदद से मैनेजर्स को प्रॉब्लम के बारे में पता लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और जो कि वो बिना अपवर्ड कम्युनिकेशन के नहीं जान पा रहा था। बाय लिसनिंग टू एम्प्लॉय कंसर्न एंड सजेशन, मैनेजर कैन वर्क विद देयर टीम टू डेवलप सॉल्यूशन दैट एड्रेस दीज इशू। उसके बाद क्या होता है, एम्प्लॉयज की बातों को सुनकर मैनेजर को पता लगता है कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम है, उनके क्या क्या सजेशन है, फिर मैनेजर उसी हिसाब से उसका सॉल्यूशन निकालता है और उस चीज को इंप्रूव कर देता है। नेक्स्ट है इनकरेज इनोवेशन। तो एम्प्लॉय एट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफन हैव वैल्यू इनसाइट्स एंड आइडियाज दैट कैन हैव टू ड्राइव इनोवेशन एंड ग्रोथ। एम्प्लॉय जो अलग अलग लेवल पर होते हैं उनके पास उनकी इनसाइट जो होती है, मतलब सोचने की तरीका होता है वो अलग अलग होता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है, नए नए इनोवेटिव तरीके मिलते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपनी ग्रोथ कर पाए। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन प्रोवाइड ए चैनल फॉर दिस आइडिया टू बी शेयर्ड विद मैनेजमेंट। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन की मदद से जो ये आइडियाज होते हैं ये मैनेजमेंट तक पहुंच पाते हैं, हु कैन देन टेक स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट देम, जो फिर क्या करते हैं, स्टेप्स लेते हैं इन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है इंप्रूव एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो व्हेन एम्प्लॉय फील दैट दे बीइंग हियर्ड एंड देयर कंट्रीब्यूशन आर वैल्यूड, इट कैन लीड टू हायर लेवल ऑफ एंगेजमेंट एंड कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन गोल। वही चीज है, जब एम्प्लॉय को ये लगता है कि उनकी बात सुनी जाती है तो वो और अच्छे से एंगेज होकर उसमें काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की गोल की तरफ को अचीव करने में काम करते हैं। तो कंक्लूजन में ये आपको वही बताया है कि किस तरीके से जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है वो जरूरी है। इसे आप अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपको और इंक्रीज करना है अपने सॉल्यूशन को तो आप एंड में ये कंक्लूजन डाल सकते हैं, ठीक है। फिर आएगा फर्स्ट के ए का, जो और वाले में फर्स्ट का ए पार्ट है उसका क्या सॉल्यूशन है। तो उसमें आपसे बोला था कि सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर कैसे एक क्या होते हैं शायद, और क्या क्या फैक्टर हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। तो ये आपका सॉल्यूशन है, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर आर दोज ऑब्स्टेकल दैट अराइज फ्रॉम सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट कैन प्रिवेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर वो बैरियर होते हैं जो कि सोशल या साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्रिएट होते हैं और इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। हियर आर 5 सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो कि सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर को इफेक्टिव जो कि
सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट करते हैं और इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला जो फैक्टर है वो आएगा स्टीरियोटाइपिंग। तो स्टीरियोटाइपिंग ऑकर व्हेन पीपल मेक अजम्पशन अबाउट अदर बेस्ड ऑन देयर रेस, जेंडर, रिलीजन एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी पर्सन के बारे में कोई अजम्पशन ले लें, मतलब कि वो कैसा होगा, ये किसके बेसिस पर ले लें कि वो किस रेस से बिलोंग करता है, किस जेंडर का है, किस रिलीजन का है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अकॉर्डिंग उसकी एक अजम्पशन बना ले, उसकी एक इमेज क्रिएट कर लें, उस चीज को कहा जाता है स्टीरियोटाइपिंग। तो स्टीरियोटाइपिंग कैन प्रिवेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिकॉज इट कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड। तो स्टीरियोटाइपिंग एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक बैरियर का काम करता है, क्योंकि इससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है और मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड जो फैक्टर है वो है प्रीजुडाइज। तो प्रीजुडाइज इज ए नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड अदर बेस्ड ऑन रिलीजन, जेंडर, रेस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रीजुडाइज का मतलब क्या होता है, जब हम किसी के बारे में एक नेगेटिव अजम्पशन क्रिएट कर लें उसके रेस के बेसिस पर, उसके रिलीजन के बेसिस पर और उसकी किसी और कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, तो उस चीज को कहा जाता है प्रीजुडाइज। प्रीजुडाइज कैन प्रिवेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिकॉज इट कैन कॉज पीपल टू इग्नोर और डिसमिस व्हाट अदर आर सेइंग। तो प्रीजुडाइज भी एक बैरियर का काम करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, क्योंकि इससे क्या होता है, हम दूसरों की बातों को नहीं सुनते हैं, उनकी बातों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेते हैं, उनकी बातों को इग्नोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है सिलेक्टिव परसेप्शन। तो सिलेक्टिव परसेप्शन इज अ टेंडेंसी टू इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट कंफर्म अवर प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ और एटीट्यूड। सिलेक्टिव परसेप्शन का मतलब होता है हम किसी बात को उस तरीके से समझते हैं जिस तरीके का हमें पता है, हमें भरोसा है, हम दूसरे की बात नहीं सुनते हैं कि वो हमें समझाना क्या चाह रहा है, हम अपना ही तरीका अपनाते हैं और अपने तरीके से उस बात को समझते हैं, तो वो चीज़ कहलाती है सिलेक्टिव परसेप्शन। This can prevent effective communication because it can cause people to ignore or reject information that does not fit their belief. इसके अंदर ये भी एक बैरियर होता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जो दूसरा हमें समझाना चाह रहा है उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं और जो चीज़ हम मानते हैं उसके अकॉर्डिंग किसी बात को इंटरप्रेट करते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज बैरियर। तो लैंग्वेज बैरियर ओकर व्हेन पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज और हैव डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कॉमन लैंग्वेज। लैंग्वेज बैरियर कब ओकर होता है, जब या तो लोग हैं जो वो अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोलते हैं या फिर जो उनकी एक कॉमन लैंग्वेज है उस चीज को समझने का लेवल कितना है उनका, उस चीज से लैंग्वेज बैरियर क्रिएट होता है। दिस कैन प्रिवेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिकॉज इट कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंटरप्रिटेशन। ये भी एक बैरियर का काम करता है, क्योंकि इससे भी क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है जो हमारा फैक्टर वो है इमोशनल बैरियर। तो इमोशनल बैरियर ऑकर व्हेन पीपल आर एक्सपीरियंसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज एंगर, फियर और एंजाइटी। इमोशनल बैरियर में क्या आता है, जब लोगों के पास कोई एक इमोशन बहुत ज़्यादा होता है, या तो वो बहुत ज़्यादा एंगर वाले हों या उन्हें बहुत ज़्यादा फियर लगता हो या एंग्जाइटी ज़्यादा हो, तो फिर ये इमोशनल बैरियर क्रिएट होता है। दीज इमोशन कैन प्रिवेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिकॉज दे कैन कॉज पीपल टू बिकम ओवर डिफेंसिव, होस्टाइल और विड्रॉन, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू हैव एन ऑनेस्ट डायलॉग। तो ये क्या करते हैं, ये इमोशन किसी भी पर्सन में या तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिफेंसिव बना देते हैं, बहुत ज़्यादा होस्टाइल बना देते हैं, या फिर उनको किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होने देते, जिसकी वजह से ये भी एक बैरियर का काम करता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट के ए पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब इसी का फर्स्ट जो और मैं आपका फर्स्ट का बी दिया था उसका सॉल्यूशन है, इसमें आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स बोले थे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल के एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले मेरिट्स की बात करते हैं। फर्स्ट मेरिट है स्पीड। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल आर ऑफन फास्टर देन फॉर्मल चैनल। इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड क्विकली एंड इजिली अमंग कलीग्स विच कैन हेल्प टू स्पीड अप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का चैनल होता है वो स्पीडी चैनल होता है, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्विकली शेयर हो जाती है कलीग के साथ, जिससे एक फास्टर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल आर मोर फ्लेक्सिबल देन फॉर्मल चैनल। जो इनफॉर्मल होते हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं फॉर्मल चैनल से। एम्प्लॉय कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर इन अ वे दैट सूट देयर नीड्स। एम्प्लॉय अपने तरीके से किसी के भी साथ बात कर सकते हैं, उन्हें कोई रूल्स या रेगुलेशन फॉलो नहीं करनी पड़ती है, विच कैन हेल्प टू इंप्रूव कोलेब्रेशन एंड टीम वर्क। इससे कोलेब्रेशन और टीम वर्क इंप्रूव होता है। थर्ड मेरिट है क्रिएटिविटी। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल कैन इनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल क्रिएटिविटी और इनोवेशन को इनकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं। कलीग्स कैन शेयर आइडिया एंड ब्रेनस्टॉर्म टुगेदर विच कैन लीड टू न्यू एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन। कलीग्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अपने अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, नया और इनोवेटिव सॉल्यूशन निकल के आता है किसी भी प्रॉब्लम का। फोर्थ आएगा मोरल। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल कैन हेल्प टू बूस्ट मोरल अमंग एम्प्लॉय। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल होता है ये एम्प्लॉयज़ का मोरल को भी इंक्रीज करता है बाय फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड कमेडरी। एम्प्लॉय आर मोर लाइकली टू फील सेटिस्फाइड एंड एंगेज विद देयर टीम।
ये क्या करता है, एक कम्युनिटी क्रिएट कर देता है, जिससे जो एम्प्लॉय होते हैं वो ये फील करते हैं कि हाँ, उन्हें वो अच्छा लगता है कम्युनिटी, और वो उसमें ही इंगेज होकर अच्छे से काम करना चाहते हैं। तो इस वजह से उनका मोरल भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है आपका डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन चैनल के। तो सबसे पहला है लेक ऑफ कंट्रोल। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल कैन बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इनफॉर्मल चैनल्स को। इन्फॉर्मेशन में बी शेयर दैट इज इनएक्यूरेट और इनअप्रोप्रिएट। कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है जो कि इनएक्यूरेट होती है, इनअप्रोप्रिएट होती है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल कैन मेक इट डिफिकल्ट टू होल्ड एम्प्लॉय अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। इसके अंदर पता नहीं लग पाता किस पर्सन ने क्या बात बोली है, जिसकी वजह से कोई भी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट नहीं हो पाती है। विदाउट अ क्लियर चेन ऑफ कमांड इट कैन चैलेंजिंग टू डिटरमाइन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन डिसीजन और एक्शन। जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं जो गलत होते हैं, और फिर उन डिसीजन वो डिसीजन किसने लिए हैं ये भी पता नहीं चल पाता है। नेक्स्ट है इनएफिशिएंसी। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल कैन बी इनएफिशिएंट विदाउट क्लियर गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स। एम्प्लॉय में वेस्ट टाइम कम्युनिकेटिंग अबाउट इररिलेवेंट और अनइंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्या होता है, अगर इसमें कोई गाइडलाइंस कोई प्रोटोकॉल्स नहीं होंगे तो क्या करते हैं एम्प्लॉय, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करके जो कि रिलेवेंट नहीं है उस टाइम पर। तो इस वजह से क्या होता है, ये इनएफिशिएंसी भी क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लूजन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल कैन लीड टू एक्सक्लूजन। एम्प्लॉय हु आर नॉट पार्ट ऑफ द इनफॉर्मल नेटवर्क में फील लेफ्ट आउट और मार्जिनाइज्ड व्हिच कैन लीड टू रिसेंटमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट। क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स में ग्रुप्स बन जाते हैं। अब जो एम्प्लॉय उन ग्रुप्स में नहीं होते हैं वो अपने आप को लॉनली फील करते हैं, लेफ्ट आउट फील करते हैं, और जिसकी वजह से रिसेंटमेंट और कॉन्फ्लिक्ट्स भी कई बार हो जाते हैं। तो ये आपके 4 मेरिट और 4 डीमेरिट हो गए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल के एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, लाइब्रेरी और जो इंटरनेट है उन्हें हम कलेक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा का अच्छा सोर्स क्यों मानते हैं, वो एक्सप्लेन करना था। तो वही चीज बताइए। सबसे पहले लाइब्रेरी के बारे में बताया कि कलेक्शन का कैसे है। तो लाइब्रेरी इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर कलेक्टिंग डाटा इट हाउस बुक्स, जनरल रिपोर्ट एंड अदर पब्लिकेशन दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक। जो लाइब्रेरी है वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स है जहाँ से डाटा को कलेक्ट करा जाता है। यहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं, जर्नल्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, और कई सारे ऐसे पब्लिकेशन होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पर डेटा और इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। द लाइब्रेरियन कैन हेल्प रिसर्चर आइडेंटिफाई रिलेवेंट सोर्सेज एंड मटेरियल फॉर देयर रिसर्च। तो जो लाइब्रेरियन होते हैं वो हेल्प करते हैं किसी भी ऐसे पर्सन की जो रिसर्च कर रहा होता है किसी बारे में, कि उसे रिलेवेंट सोर्स मिल सके, रिलेवेंट मटेरियल मिल सके उसकी रिसर्च के लिए। ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन का कैसे सोर्स है। तो लाइब्रेरी यूज द डिवाइड डेसिमल सिस्टम और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन सिस्टम टू ऑर्गेनाइज इट्स कलेक्शन। लाइब्रेरी ये दो सिस्टम्स का यूज करती हैं अपने जो भी उनके पास रिसोर्सेज होते हैं उन्हें क्लासिफाई करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्हें। तो दिस सिस्टम अलाउ फॉर इजी रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एफिशिएंट यूज ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्स। तो इनकी वजह से क्लासिफिकेशन ऐसा हो जाता है जिससे कोई भी इजिली वहां पर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी रिसोर्स उसे चाहिए वो चीज को आसानी से ढूंढ पाता है। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन का भी काम करती हैं। फिर बात आती है आपकी इंटरनेट की। तो इंटरनेट कलेक्शन का काम कैसे करता है। तो द इंटरनेट इज अ वास्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड टू कलेक्ट डाटा। रिसर्चर कैन यूज सर्च इंजन, ऑनलाइन डेटाबेस एंड अदर ऑनलाइन रिसोर्सेज टू फाइंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट का तो आप सभी को पता ही है कि ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, वास्ट सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, जहाँ से डेटा को कलेक्ट करा जाता है। रिसर्चर्स अलग अलग सर्च इंजन का यूज करके, ऑनलाइन डेटाबेस का यूज करके, ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करके जो इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए उस चीज को वो कलेक्ट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन का कैसे है। तो द इंटरनेट ऑल्सो प्रोवाइड टूल्स फॉर क्लासिफाइंग डाटा। इंटरनेट पर आपको डाटा को क्लासिफाई करने के भी टूल्स मिल जाते हैं। वेबसाइट एंड डेटाबेस ऑफन व्हेन बिल्ट इन सर्च फंक्शन दैट अलाउ यूजर टू फिल्टर इन्फॉर्मेशन बाय टॉपिक, डेट, ऑथर एंड अदर क्राइटेरिया। क्योंकि जो सर्च इंजन होते हैं वही अपने आप में एक फिल्टर लेकर घूमते हैं जिसमें के अंदर आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग, ऑथर के अकॉर्डिंग, या जो भी उसमें क्राइटेरिया दिया है उसके अकॉर्डिंग डाटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। दिस मेक इट इजियर टू ऑर्गेनाइज एंड कैटेगराइज डाटा फॉर एनालिसिस। जिससे आप क्या कर सकते हैं, एनालिसिस करने के लिए डाटा को अपने अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है। अब यही उन दोनों के बारे में बताया कि ओवरऑल बोथ आर लाइब्रेरी एंड इंटरनेट आर एसेंशियल रिसोर्स फॉर कलेक्टिंग एंड क्लासिफाइंग डाटा। दे प्रोवाइड रिसर्चर विद एक्सेस टू अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टूल टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली। अब हैगा सेकंड का जो बी वाला पार्ट हैगा उसका आंसर, इसमें आपको साइटेशन, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस के बारे में बताना था और उनको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना था। तो देखिए सबसे पहले साइटेशन क्या होती है। अ साइटेशन इज अ ब्रीफ मेंशन ऑफ अ सोर्स विद इन द बॉडी ऑफ अ टेक्स्ट।
साइटेशन क्या होती है? एक ब्रीफ, जब हम जो हमने डेटा कलेक्ट करा है उसके सोर्स के बारे में एक ब्रीफ में मेंशन कर दें, मतलब शॉर्ट में मेंशन कर दें टेक्स्ट की बॉडी के ही अंदर, तो उस चीज को कहा जाता है साइटेशन। इट यूजुअली इंक्लूड द ऑथर नेम। इसके अंदर हम क्या क्या लिख देते हैं? ऑथर का नेम लिख देते हैं, ईयर ऑफ पब्लिकेशन और पेज नंबर, ये सारी चीजें हम लिख देते हैं। Citation are used to give credit to original source of an idea or information and allow other reader to locate the source for further reading or verification. Citation किस लिए दिया जाता है? जो ओरिजिनल सोर्स है उसे क्रेडिट देने के लिए कि हमने डेटा को यहाँ से लिया है, और अगर जो रीडर हैगा उसे उसके बारे में और पढ़ना है तो वो उसके बारे में वहाँ से रीड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिया है ये आपको किस तरीके से साइटेशन दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू स्मिथ ईयर दे दिया है, और किस चीज के बारे में बताया था वो दे दिया आपको, पेज नंबर बता दिया है। ठीक है। बिब्लियोग्राफी क्या होती है? तो बिब्लियोग्राफी इज अ लिस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज कंसल्टेड और साइटेड इन रिसर्च प्रोजेक्ट और पेपर। इट इंक्लूड नॉट ओनली द सोर्सेज साइटेड इन द टेक्स्ट बट आल्सो दोज दैट वर कंसल्टेड बट नॉट डायरेक्टली रेफरेंस्ड। बिब्लियोग्राफी क्या होती है? ये पूरी एक लिस्ट होती है कि हमने किन किन सोर्सेज का यूज करा है, किन किन रेफरेंसेस को हमने देखा है और उन्हें इंक्लूड करा है अपने डेटा के अंदर, जहां से हमने ये डेटा को कलेक्ट करा है, तो वो चीज आपकी कहलाती है बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी इज यूजुअली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द पेपर और डॉक्यूमेंट। बिब्लियोग्राफी हम कहाँ लगाते हैं? ये जहां पर हमारा डॉक्यूमेंट खत्म हो जाता है उसके बाद हम एक पेज लगाकर बिब्लियोग्राफी का पेज बनाते हैं। इसके अंदर किस तरीके से हम देते हैं बिब्लियोग्राफी, ये आपको एक्सप्लेन करा हुआ है कि किस बुक से लिया है, किस ऑथर का है और किस चीज के बारे में, और क्या क्या चीजें हमने इसमें से ली हैं। फिर आता है आपका रेफरेंस। तो अ रेफरेंस इज अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सोर्स दैट अलाउ रीडर टू लोकेट इट। रेफरेंस और ज्यादा डिटेल में होता है, बिब्लियोग्राफी से भी ज्यादा डिटेल में, जो कि हमें सोर्स को लोकेट करने में हेल्प करता है रीडर की। इट इंक्लूड ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सोर्स। इसके अंदर सोर्स के बारे में सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि ऑथर का नेम, टाइटल, पब्लिशर, डेट ऑफ पब्लिकेशन, ये सारी चीजें। रेफरेंस आर यूजुअली लिस्टेड एट द एंड ऑफ द पेपर डॉक्यूमेंट एंड फॉलो अ स्पेसिफिक फॉर्मेट डिपेंडिंग अपॉन साइटेशन स्टाइल यूज्ड अबव। जो रेफरेंस होती हैं ये भी डॉक्यूमेंट खत्म होने के बाद दी जाती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जो कि किस चीज पर डिपेंड करता है? साइटेशन के स्टाइल पर डिपेंड करता है। अब इसके भी एग्जांपल दिया है, इस तरीके से ये कुछ साइटेशन दी जाती है। ठीक है। ये समरी दिया आपको, अगर लिखना चाहें और ज्यादा एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, वरना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके और वाले पार्ट का सेकंड का ए का देखिए आंसर क्या है। इसमें कंसीडरेशन और कर्टसी दो टू लेंगे इफेक्टिव राइटिंग के, कैसे ये एक्सप्लेन करना है आपको। तो कंसीडरेशन एंड कर्टसी आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग दैट कैन हेल्प राइटर क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन देयर रीडर। जो कंसीडरेशन और कर्टसी है वो ऐसे दो एस्पेक्ट हैं जो एक इफेक्टिव राइटिंग में हेल्प करते हैं और एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करते हैं रीडर के लिए। ठीक है। Consideration involve thinking about the need and expectations of the audience when crafting a piece of writing. Consideration का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई चीज लिख रहे हैं तो उसके बारे में ये सोचना कि जो ऑडियंस है उन्हें किस चीज की जरूरत है और उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होगी इस राइटिंग से, उस चीज को हम कहते हैं कंसीडरेशन। दिस मीन्स कंसीडरिंग फैक्टर सच एज ऑडियंस लेवल ऑफ नॉलेज, इंटरेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन। इसके अंदर हम किन किन चीजों का ध्यान देते हैं कि ऑडियंस का लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। बाय टेकिंग दिस फैक्टर इनटू अकाउंट द राइटर कैन टेलर देयर राइटिंग टू बेटर मीट द नीड ऑफ द ऑडियंस रिजल्टिंग इन मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इन चीज को ध्यान में रख के जो राइटर है वो क्या कर सकता है? ऑडियंस की नीड्स को कंसीडर कर सकता है, उनकी नीड्स को और अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर सकता है। वहीं क्या आता है आपका कर्टसी क्या होता है? इन्वॉल्व यूजिंग पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज व्हेन कम्युनिकेटिंग विद द ऑडियंस। कर्टसी का मतलब होता है जो हम राइटिंग लिख रहे हैं उसमें एक ऐसी लैंग्वेज का यूज करना जो कि पोलाइट हो और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज हो ऑडियंस के लिए। दिस मीन्स अवॉइडिंग ऑफेंसिव और डिग्रेडेटरी लैंग्वेज एंड बीइंग माइंडफुल ऑफ कल्चर एंड सोशल डिफरेंस दैट में इम्पैक्ट हाउ द राइटिंग इज रिसीव्ड। इसके अंदर हम किसी भी टाइप का ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं और कल्चर और सोशल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर काम करते हैं। बाय यूजिंग courteous language the writer can create a positive impression on the reader and foster a sense of trust and respect। courteous language का यूज करके जो राइटर है वो क्या कर सकता है? पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है रीडर के ऊपर और उसका ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बिल्ड कर सकता है उसके साथ। In combination, consideration and courtesy can help the writer create effective piece of writing that are well suited in the audience and purpose। दोनों चीजों का यूज करके राइटर क्या कर सकता है? एक इफेक्टिव राइटिंग क्रिएट कर सकता है। By considering the need of reader and using polite and respectful language, writer can communicate their idea more effectively and achieve the desired outcome। ठीक है। अब और वाले का जो सेकंड का और था उसका बी वाले पार्ट रहेगा, जिसमें आपको बिब्लियोग्राफी क्रिएट करने के लिए आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना होता है ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है एक्यूरेसी। तो बिब्लियोग्राफी क्रिएट करते समय इंश्योर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन बिब्लियोग्राफी इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट। जो भी आप इंफॉर्मेशन बिब्लियोग्राफी के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए।
चेक द स्पेलिंग ऑफ ऑथर नेम, टाइटल ऑफ बुक एंड पब्लिकेशन डिटेल। आपको ऑथर के नेम की, बुक के टाइटल की और पब्लिकेशन डिटेल, इन सारी चीज़ों को चेक कर लेना चाहिए। सेकंड है कंसिस्टेंसी, तो मेंटेन कंसिस्टेंसी इन फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल ऑफ बिब्लियोग्राफी। आपको बिब्लियोग्राफी के फॉर्मेट और स्टाइल में कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। यूज द सेम साइटेशन स्टाइल थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, और पूरे डॉक्यूमेंट में सेम साइटेशन स्टाइल का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है रेलेवेंस, तो इंक्लूड ओनली रेलेवेंट सोर्सेज दैट हैव बीन यूज्ड इन द रिसर्च। आपको सिर्फ वही सोर्सेज को इंक्लूड करना है जो कि आपके रिसर्च में आपने यूज करे हैं और आपकी राइटिंग के लिए रेलेवेंट है। डू नॉट इंक्लूड सोर्सेज दैट आर नॉट रिलेवेंट हैव नॉट बीन साइटेड इन द टेक्स्ट। ऐसे किसी भी इरेलेवेंट सोर्स को इंक्लूड नहीं करना है राइटिंग में। फिर है टाइमलीनेस, तो मेक श्योर दैट सोर्सेज साइटेड इन द बिब्लियोग्राफी आर अप टू डेट एंड रिलेवेंट टू रिसर्च टॉपिक। आपको और क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी आपने सोर्सेज यूज करे हैं वो अप टू डेट सोर्सेज होने चाहिए और उनके बारे में रिलेवेंट रिसर्च करके ही आपको उन्हें इंक्लूड करना है राइटिंग में। फिर है प्लेगरिज्म, तो अवॉइड प्लेगरिज्म बाय प्रॉपरली सेटिंग ऑल द सोर्सेज यूज्ड इन रिसर्च। आपको रिसर्च में सारे सोर्सेज को इंक्लूड करना है जिससे किसी भी टाइप का प्लेगरिज्म क्रिएट ना हो, मतलब एक तरीके से कोई भी एम्बिग्यूटी ना आए राइटिंग के अंदर। यूज अ प्लेगरिज्म चेकर टूल टू इंश्योर दैट बिब्लियोग्राफी इज फ्री फ्रॉम एनी इंस्टेंस ऑफ प्लेगरिज्म। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइज द बिब्लियोग्राफी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाय ऑथर्स नेम और बाय द टाइटल ऑफ द वर्क इफ देयर इज नो ऑथर। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि आपको बिब्लियोग्राफी को एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्रिएट करना है, या तो आप ऑथर के नेम से का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर ऑथर का नेम नहीं है तो आप टाइटल से रिलेटेड टाइटल को लेकर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्रिएट करनी है बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन, तो वेरीफाई ऑल द सोर्स साइटेड इन द बिब्लियोग्राफी एंड इंश्योर दैट दे आर वैलिड एंड रिलायबल। आपको बिब्लियोग्राफी के अंदर सारे सोर्सेज को साइटेड करना है, उन जो भी आपने दिए हैं सोर्सेज को उन्हें वेरीफाई करना है और ये देखना है कि वो वैलिड और रिलायबल हैं या नहीं है। तो बाय कीपिंग दिस पॉइंट इन द माइंड एंड टेकन नेसेसरी प्रिकॉशन वन कैन प्रिपेयर एक्यूरेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव बिब्लियोग्राफी फॉर देयर रिसर्च। तो इन सारे पॉइंटों को ध्यान में रखे और ये सारी प्रिकॉशंस ध्यान में रख के कोई भी पर्सन एक अच्छी बिब्लियोग्राफी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपके स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बात होती है आपके थर्ड वाला क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट होता है। थर्ड का एक ही पार्ट है, यहाँ पर ये एक गलती से आ गया है। एक पार्ट है जिसमें आपको क्या बोला है, एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, इसकी जरूरत क्यों होती है, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। तो एन एनुअल रिपोर्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऑपरेशन एंड अचीवमेंट ओवर द कोर्स ऑफ ईयर। एनुअल रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी कंपनी के बारे में, उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, उसके फाइनेंशियल ऑपरेशन की और उसने क्या क्या अचीव करा है कि एक साल के अंदर, उन सभी की एक रिपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। इट इज टिपिकली प्रिपेयर्ड बाय पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी एंड मेड अवेलेबल टू शेयर होल्डर, पोटेंशियल इन्वेस्टर एंड अदर स्टेक होल्डर। तो ये कौन क्रिएट करती हैं, जो भी पब्लिक कंपनीज होती हैं वो ये एनुअल रिपोर्ट क्रिएट करती हैं और अपने शेयर होल्डर को, अपने इन्वेस्टर्स को और जिन जिनको इसकी जरूरत होती है उन्हें ये प्रोवाइड करवाती हैं। द The purpose of preparing an annual report is to provide transparency and accountability of stakeholder। इसका पर्पस क्या होता है, अपने स्टेक होल्डर्स को ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना और अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करना कि जो ये फाइनेंशियल रिजल्ट आए हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इनमें किसी भी तरीके की गलती नहीं की गई है। The reports serve as a tool for investor to evaluate the company financial health and make informed decision about investing in the company। और ये इन्वेस्टर्स की भी हेल्प करती है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, उस चीज़ को समझ सकें कि कंपनी कितनी फाइनेंशियल स्टेबल है और फिर उसके अकॉर्डिंग कंपनी के अंदर अपनी इन्वेस्टिंग कर सके। इट ऑल्सो हेल्प टू बिल्ड द ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी विद द स्टेक होल्डर बाई डिमॉन्स्ट्रेटिंग द कंपनीज कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी एंड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। और ये क्या करता है, जो अपने स्टेक होल्डर है उनके साथ ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी को भी बिल्ड करता है। ठीक है, अब अगर सम ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ एन एनुअल रिपोर्ट इंक्लूड, अब एक एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करी जाती है। तो नंबर 1 आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दिस सेक्शन इंक्लूड द कंपनीज बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपकी कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम की स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है। These statement provide an overview of company financial performance over the course of year। इससे क्या पता लगता है, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। तो दिस सेक्शन प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ कंपनी ऑपरेशन एंड हाईलाइट एनी सिग्निफिकेंट इवेंट डेवलपमेंट दैट ऑकर ड्यूरिंग द ईयर। इसके अंदर क्या आता है, जो कंपनी के ऑपरेशन है उनका एक ओवरव्यू मिलता है, और अगर कंपनी के पिछले साल में, मतलब जिस ईयर की वो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उस ईयर में कोई सिग्निफिकेंट इवेंट या डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में इस रिपोर्ट से पता लगता है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो दिस सेक्शन आउटलाइन द कंपनीज गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड पॉलिसी इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड एनी कमेटी दैट ओवरसीज स्पेसिफिक एरिया ऑफ बिजनेस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर क्या आता है कि किस किस तरीके की कमेटीज हैं कंपनी के अंदर, किस किस तरीके का कंपोजिशन है कंपनी का, कि कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, कितनी कमेटीज हैं, उनमें कितने कितने मेंबर हैं, ये सारी चीजें कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले सेक्शन से पता लगती हैं।
नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दिस सेक्शन हाईलाइट द कंपनी कमिटमेंट टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एनवायरमेंटल इनिशिएटिव, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड एम्प्लॉय प्रोग्राम। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन से रिपोर्ट से क्या पता लगता है कि कंपनी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी को लेकर, क्या क्या उन्होंने एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स लिए हैं, कम्युनिटी के लिए क्या क्या चीज़ें करी हैं, और एम्प्लॉय प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी हैं। तो ओवरऑल द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग एन एनुअल रिपोर्ट इज टू प्रोवाइड स्टेक होल्डर विद कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशन एंड वेल कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही चीज़ ऊपर की बताई गई है, ठीक है। अब अगर थर्ड का जो और वाला पार्ट हैगा उसका, तो इसमें आपको क्या बताना था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक मीटिंग हुई थी, आपकी एक केस स्टडी थी जिसके अंदर आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग क्रिएट करना था। तो हियर इज द समरी ऑफ डिसीजन मेड ड्यूरिंग द बोर्ड ऑफ मीटिंग। इस तरीके से आपको कुछ बनाना है। पहले पॉइंट लिखा है मिस्टर राम हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंपनी सेक्रेटरी, कांग्रेस टू हिम। फिर द कंपनी विल परचेजिंग लैंड एंड बिल्डिंग वर्थ ₹10 लाख इन रिटर्न एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ शेयर विल बी इशूड टू सप्लायर। थर्ड पॉइंट में आपको मेंशन करना है द अप्रूवल ऑफ कंपनी सील हैज बीन ग्रांटेड, इट्स ऑफिशियल नाउ। एंड फोर्थ में बताना है एडिशनली अ डिविडेंड ऑफ ₹10,000 हैज बीन डिक्लेयर्ड, टाइम टू बी सेलिब्रेट। तो इस तरीके से आपको कुछ मिनट्स ऑफ मीटिंग क्रिएट करना है। अब नेक्स्ट हैगा आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ का ए पार्ट हैगा। इसमें आपको जो पूछा था क्वेश्चन, आई थिंक ये था कि इफेक्टिव आईटी कम्युनिकेशन टूल आज की ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों जरूरी है, इन चीज को एक्सप्लेन करना था। तो इफेक्टिव आईटी कम्युनिकेशन टूल प्ले अ वाइटल रोल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दे हेल्प फैसिलिटेट स्मूथ एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन अमंग टीम मेंबर। इससे क्या होता है, आईटी कम्युनिकेशन टूल अगर इफेक्टिव है तो स्मूथली और एफिशिएंटली कम्युनिकेशन हो जाता है सभी टीम मेंबर्स के बीच में, सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में और स्टेक होल्डर्स के बीच में। हेयर आर सम की रोल प्लेड बाय इफेक्टिव आईटी कम्युनिकेशन टूल। तो इफेक्टिव आईटी कम्युनिकेशन टूल क्या क्या रोल प्ले करते हैं वो बताया है। तो कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। तो आईटी कम्युनिकेशन टूल इनेबल टीम टू कोलैबोरेट इफेक्टिवली एंड प्रोजेक्ट शेयर आइडिया एंड वर्क टुगेदर टुवर्ड कॉमन गोल। तो आईटी कम्युनिकेशन के टूल होते हैं वो क्या करते हैं, इनेबल करते हैं कि जो प्रोजेक्ट या जो आइडियाज हैं उन्हें अच्छे से शेयर किया जा सके, इफिशिएंटली शेयर किया जा सके, इफेक्टिवली शेयर किया जा सके। फीचर लाइक इंस्टेंट मैसेजिंग, फाइल शेयरिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रमोट सीमलेस टीम वर्क। और अच्छा टीम वर्क किया जा सके किस की मदद से, इंस्टेंट मैसेजिंग की मदद से, फाइल शेयरिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सब की मदद से क्या करा जा सके, अच्छे से कम्युनिकेशन हो सके। नेक्स्ट है इंप्रूव्ड एफिशिएंसी। तो विद आईटी कम्युनिकेशन टूल बिजनेस कैन स्ट्रीमलाइन देयर ऑपरेशन, रिड्यूस मैनुअल टास्क एंड ऑटोमेट प्रोसेस। आईटी कम्युनिकेशन टूल की मदद से बिजनेस क्या कर सकता है, अपने मैनुअल टास्क को कम कर सकता है और बिजनेस को ऑटोमेट कर सकता है। दिस लीड टू इंक्रीज एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट सेविंग। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और कॉस्ट की सेविंग होती है, ठीक है। फिर आएगा नेक्स्ट, एनहांस डिसीजन मेकिंग। तो आईटी कम्युनिकेशन टूल प्रोवाइड रियल टाइम एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इनेबलिंग फास्टर डिसीजन मेकिंग। आईटी कम्युनिकेशन टूल की मदद से क्या होता है, रियल टाइम पर हमें किसी भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, फास्टर डिसीजन ले पाते हैं। टीम मेंबर कैन शेयर डाटा, रिपोर्ट एंड इंसाइट अलाउइंग लीडर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन प्रॉम्प्टली। टीम मेंबर क्या करते हैं, डाटा को अच्छे से शेयर कर पाते हैं, रिपोर्ट तैयार कर पाते हैं, इंसाइट्स ले पाते हैं, जिसकी वजह से लीडर क्या कर पाते हैं और अच्छे से अपना डिसीजन ले पाते हैं। नेक्स्ट है रिमोट वर्क एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इन टूडेज डिजिटल एज मेनी बिजनेस एम्बेरेस रिमोट वर्क। आज के टाइम पर जब सारा काम रिमोटली किया जाता है, मतलब कोई भी कहीं से भी काम कर पाता है, तो वो आईटी टूल्स की मदद से होता है। आईटी कम्युनिकेशन टूल फैसिलिटेट वर्चुअल कोलैबोरेशन, क्योंकि ये वर्चुअल कोलैबोरेशंस प्रोवाइड करवाते हैं। अलाउ एम्प्लॉय टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर, एम्प्लॉयज को अलाउ करते हैं कि वो कहीं से भी काम कर सकें। फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं और वर्क लाइफ को बैलेंस कर देते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर एंगेजमेंट। तो इफेक्टिव आईटी कम्युनिकेशन टूल इनेबल बिजनेस टू एंगेज विद देयर कस्टमर थ्रू वेरियस चैनल लाइक ईमेल, लाइव चैट, सोशल मीडिया एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। जो आईटी कम्युनिकेशन टूल होते हैं वो बिजनेस को एक तरीके से इनेबल करते हैं कि वो अपने कस्टमर के साथ इंगेज हो सके, उनके साथ कनेक्शन बना सके। किनकी मदद से, ईमेल्स की मदद से, लाइव चैट की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से और सीआरएम सिस्टम की मदद से। दिस हेल्प बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इससे क्या होता है, एक अच्छी कस्टमर के साथ रिलेशनशिप क्रिएट होती है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इंप्रूव हो जाता है। तो ओवरऑल इफेक्टिव आईटी कम्युनिकेशन टूल एम्पावर बिजनेस टू कम्युनिकेट एफिशिएंटली। तो इससे क्या पता लगता है, आईटी कम्युनिकेशन टूल एम्पावर करते हैं, मतलब बिजनेस को एक वे प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, कोलैबोरेट कर पाए और इफेक्टिवली एंड अडेप्ट द इवॉल्विंग डिजिटल लैंडस्केप। और आज जो चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ इफेक्टिवली इवॉल्व हो सके। दे कंट्रीब्यूट टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस एंड बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, प्रोसेस स्ट्रीमलाइंड हो जाते हैं और कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज हो जाता है, कस्टमर सेटिस्फाइड रहते हैं, ठीक है। ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। फिर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि ईमेल क्या होता है और उसके क्या क्या, एक तरीके से क्या क्या यूजेस होंगे, मेरिट्स होंगे ईमेल के। तो ईमेल इज वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन दैट अलाउ इंडिविजुअल एंड बिजनेस टू सेंड एंड रिसीव मैसेज फाइल्स ओवर इंटरनेट।
ईमेल क्या है, एक वे हैगा जो कि इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस को अलाउ करता है कि वो कोई भी मैसेज को या फाइल को इंटरनेट की मदद से शेयर कर सकें। अब इसके क्या क्या मेरिट्स आते हैं, तो सबसे पहले आता है इंस्टेंट कम्युनिकेशन। तो ईमेल प्रोवाइड अ क्विक एंड एफिशिएंट वे टू सेंड मैसेज, डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स टू इंडिविजुअल और ग्रुप। ईमेल की मदद से हम क्विकली और इफिशिएंटली अपने मैसेज को, अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी भी ग्रुप्स के साथ या इंडिविजुअल लोगों के साथ इजीली शेयर कर पाते हैं। इट अलाउ फॉर इंस्टेंट कम्युनिकेटिंग, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर फिजिकल मेल और वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। इससे क्या हो गया है, जो फिजिकली मेल से सेंड करे जाते थे उसका अब टाइम कम हो गया है। मतलब आपको इंस्टेंटली मैसेज पहुंच जाता है, आपको किसी भी चीज के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट हैगा कॉस्ट इफेक्टिव। तो सेंडिंग ईमेल इज जनरली मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल मेल। जो आज के टाइम का ईमेल है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कॉस्टली नहीं है जितना पहले का जो फिजिकली या ट्रेडिशनली मेल भेजे जाते थे वो कॉस्टली ज्यादा होते थे। विद मेल यू डोंट नीड टू स्पेंड मनी ऑन स्टैम्प, एनवलप एंड फिजिकल डिलीवरी सर्विसेज। के अंदर आपको किसी भी तरीके की स्टैम्प पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, कोई एनवलप पर पैसा नहीं खर्च करना पड़ता और ना ही कोई फिजिकल डिलीवरी सर्विस के लिए चार्ज देने पड़ते हैं। इट्स ग्रेट वे टू सेव ऑन कम्युनिकेशन एक्सपेंस, स्पेशली फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए ये कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस सेव करने का सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी। तो ईमेल कैन एक्सिस्ट फ्रॉम एनीवेयर विद इंटरनेट कनेक्शन। ईमेल हम कहीं से भी कर सकते हैं, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन की हमें जरूरत पड़ती है। दिस मेक इट कन्वीनियंट फॉर पीपल हु आर ऑन गोइंग वर्किंग रिमोटली। तो ये उन लोगों के लिए कन्वीनियंट है जो कि रिमोटली वर्क करते हैं। यू कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल यूजिंग वेरियस डिवाइस लाइक स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर। आप ये किसी भी डिवाइस से भेज सकते हैं, चाहे आप स्मार्टफोन से करें, चाहे टैबलेट से या कंप्यूटर से। नेक्स्ट है एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ईमेल प्लेटफॉर्म ऑफर फीचर लाइक फोल्डर, लेबल एंड सर्च फंक्शन। ईमेल प्लेटफॉर्म में क्या क्या आपके पास ऑप्शन आते हैं, फीचर्स मिलते हैं, फोल्डर का मिलता है, लेबल्स का मिलता है, सर्च फंक्शन का फीचर मिलता है, मेकिंग इट इजी टू ऑर्गेनाइज एंड फाइंड स्पेसिफिक ईमेल। जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने ईमेल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक ईमेल फाइंड करना है तो आप वो भी फाइंड कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ फोल्डर टू कैटेगराइज ईमेल। आप अपने अकॉर्डिंग फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप ईमेल्स को कैटेगराइज कर दें, प्रायोरिटाइज कर दें इंपॉर्टेंट मैसेज को और क्विकली लोकेट कर पाएं जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये आपका इसका फोर्थ मेरिट हो गया। नेक्स्ट है अटैचमेंट एंड फाइल शेयरिंग। तो ईमेल अलाउ यू टू अटैच फाइल सच एज डॉक्यूमेंट, इमेज और प्रेजेंटेशन, मेकिंग इट कन्वीनियंट वे टू शेयर इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर आप किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, कोई भी इमेज अटैच कर सकते हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन अटैच कर सकते हैं, जिससे आप कोई अपनी इन्फॉर्मेशन को ईजिली शेयर कर पाते हैं। It eliminates the need for physical copies and enabling collaboration by allowing multiple people to access and edit shared file। इसके अंदर आपको किसी भी फिजिकल कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती है और आप क्या कर पाते हैं, मल्टीपल लोग इस चीज को एडिट कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं इजीली। ठीक है, ये आपका इसका फिफ्थ मेरिट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हैगा आपके लिए फोर्थ का जो और वाला पार्ट है, वो हैगा आपको एक ऑफिस नोटिस क्रिएट करना है जिसका आपका सब्जेक्ट क्या दिया है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हैगी ग्लोबल लीडरशिप प्रैक्टिस के ऊपर, जिसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो नोटिस का फॉर्मेट कुछ आपको पता ही है कि ये जो ऑफिस नोटिस है ये आपकी सबसे बीच में मेन हेडिंग आएगी, फिर उसके नीचे आपका सब्जेक्ट आता है। इसमें ये पीडीएफ में है इस वजह से लेफ्ट कॉर्नर में आ गया है, लेकिन ये सारा बीच में आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट में आपने लिख दिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल लीडरशिप, इतना भी लिख सकते हैं अगर आप आगे ये नहीं लिखते हैं तो। उसके बाद स्टार्टिंग कैसे करनी है, तो वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस दैट अवर ऑर्गेनाइजेशन विल बी होस्टिंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल लीडरशिप प्रैक्टिस। दिस कॉन्फ्रेंस विल ब्रिंग टुगेदर लीडर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू शेयर इनसाइड, बेस्ट प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजीज फॉर इफेक्टिव लीडरशिप इन टूडेज ग्लोबल लैंडस्केप। To ensure the success of this event, we have assigned specific responsibility to various team member. Please find below the distribution of responsibility. Responsibility किस तरीके से दिया आपने वो बताया है। तो सबसे पहले इवेंट प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक में जो आएंगे उनका नाम लिख दिया, उनको क्या करना है वो सारी चीजें, जैसे सरा ओवरऑल इवेंट कोऑर्डिनेशन, राजेश वेन्यू सिलेक्शन वगैरह, लीजा ट्रेवल से रिलेटेड। उसके बाद मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए किसको, एलेक्स और प्रिया, उनका काम उन्हें बता दिया। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन एंड अटेंडी मैनेजमेंट के लिए मार्क और एमली को, इनका काम इन्हें बता दिया। स्पीकर मैनेजमेंट के लिए इन दोनों को, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी। उसके बाद प्लीज नोट दैट दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी आर सब्जेक्ट टू चेंजेस वी प्रोग्रेस विद द कॉन्फ्रेंसिंग प्लानिंग। बोला है इन जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इनमें चेंज आ सकता है जैसे जैसे हम प्लानिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग। वी अप्रिशिएट योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट टू सक्सेस ऑफ इवेंट। If you have any question or suggestion regarding the conference on your assigned responsibilities, please reach out to respective team member or myself। तो फिर लास्ट में आपने क्या बोल दिया कि अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या सजेशन है तो आप मेरे पास आइए या रिस्पेक्टिव टीम मेंबर के पास जाइए, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। लेट्स वर्क टुगेदर टू मेक दिस कॉन्फ्रेंस मेमोरेबल एंड इम्पैक्ट एक्सपीरियंस फॉर ऑल पार्टिसिपेंट। फिर आपने बेस्ट रिगार्ड देके अपना नाम और अपना पोजीशन और डिपार्टमेंट लिख दी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, जिसमें आपको कंपोनेंट बताने थे इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट आता है क्लियर ऑब्जेक्टिव। तो हैव अ क्लियर गोल इन माइंड फॉर योर प्रेजेंटेशन। सबसे पहले क्लियर गोल होना चाहिए कि आपकी प्रेजेंटेशन का एक्चुअल पर्पस क्या है। व्हाट डू यू वांट टू अचीव और कम्युनिकेट टू ऑडियंस। आप ऑडियंस को क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑडियंस एनालिसिस। तो अंडरस्टैंड योर ऑडियंस नीड, इंटरेस्ट एंड नॉलेज लेवल, टेलर योर कंटेंट एंड डिलीवर टू रेजोनेट विद देम। उसके बाद आपको क्या समझना है कि ऑडियंस को क्या चीज चाहिए, उनकी नीड को, उनके इंटरेस्ट को और उनकी नॉलेज के लेवल को एनालाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट तैयार करना है। फिर रहेगा स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। तो ऑर्गेनाइज योर प्रेजेंटेशन इन अ लॉजिकल एंड इजी टू फॉलो मैनर। आपको अपनी प्रेजेंटेशन को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि वो लॉजिकल लगे और इजी टू फॉलो मैनर में रहे। यूज एन इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट एंड कंक्लूजन टू गाइड योर ऑडियंस थ्रू मैसेज। फिर अपनी ऑडियंस को गाइड, अपने मैसेज से गाइड करने के लिए क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, उसमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मेन पॉइंट होना चाहिए और उनमें कंक्लूजन। इन तीन फॉर्म में आपकी प्रेजेंटेशन डिवाइड होनी चाहिए। फिर आएगी इंगेजिंग ओपनिंग। तो ग्रैब योर ऑडियंस अटेंशन फ्रॉम स्टार्ट विद कंपेलिंग ओपनिंग। आपको जो ओपनिंग रखनी है वो ऐसी होनी चाहिए कि ऑडियंस की अटेंशन आपको मिल सके। यूज अ स्टोरी, सरप्राइजिंग फैक्ट और थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन टू कैपिटिव देम। आप अपनी स्टोरी से बिगनिंग कर सकते हैं, सरप्राइजिंग फैक्ट से कर सकते हैं या फिर प्रोवोकिंग क्वेश्चन करके उनसे एक अच्छी ओपनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लियर कम्युनिकेशन। तो यूज सिंपल एंड कॉन्साइज लैंग्वेज टू कन्वे योर आइडिया। जो लैंग्वेज रखनी है वो आपको सिंपल और कॉन्साइज रखनी है ताकि आप अपना आइडिया अच्छे से बता सकें। बी माइंडफुल ऑफ योर पेस, टोन एंड वॉल्यूम टू इंश्योर योर मैसेज इज इजिली अंडरस्टूड। आपको माइंडफुल रहना है, पेस रहना है, टोन को अपनी को इस तरीके से रखना है कि आप अपना मैसेज इजिली दूसरों को समझा सके। ठीक है। फिर रहेगा आपको अपनी प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसका वही सारी चीजें रिपीट करनी है आपको। दोनों लगभग सेम ही हो जाते हैं लेकिन इसमें अलग अलग पूछ लिया। एक में पूछा है कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और फिर क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो दोनों का वही चीजें, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन के मेन पॉइंट और फिर उसके बाद उसकी एक कंक्लूजन समरी होनी चाहिए। फिर विजुअल हिरार्की कैसी होनी चाहिए, उसमें हेडिंग्स होनी चाहिए, बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, नंबरिंग टू क्रिएट विजुअल हिरार्की and make it easier for audience to follow along. This help to understand the key point and overall structure of presentation. इससे क्या होगा, की पॉइंट समझ में आ जाएंगे और आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग। तो मेंटेन कंसिस्टेंसी इन योर फॉन्ट स्टाइल, कलर एंड फॉर्मेटिंग। आपको अपने फॉन्ट स्टाइल में, कलर में और फॉर्मेटिंग में कंसिस्टेंसी रखनी है। पूरी प्रेजेंटेशन में एक जैसी चीजें यूज करनी है। दिस क्रिएट अ प्रोफेशनल एंड कोहेसिव लुक दैट इज विजुअली अपीलिंग। तो इससे क्या होता है, एक प्रोफेशनल लुक क्रिएट होता है और एक अच्छी विजुअलाइज प्रेजेंटेशन तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है लिमिटेड टेक्स्ट। तो अवॉइड ओवरक्राउडिंग योर स्लाइड विद टू मच टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट जितना कम हो सके उतना कम रखना है जिससे नंबर ऑफ स्लाइड्स कम रहें। कीप योर कंटेंट कंसाइज एंड यूज बुलेट पॉइंट और शॉर्ट फ्रेजेस टू कन्वे योर मैसेज। और बुलेट पॉइंट्स का और शॉर्ट फ्रेजेस का यूज करें अपना मैसेज देने के लिए। दिस अलाउ योर ऑडियंस टू फोकस ऑन योर स्पोकन वर्ड रेदर देन रीडिंग लेंदी पैराग्राफ। तो इससे क्या होगा, लोग आपको सुनेंगे, लेंदी पैराग्राफ्स को नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंगेजिंग विजुअल। तो इनकॉर्पोरेट रेलेवेंट एंड आई कैचिंग विजुअल सच इमेज, चार्ट्स और ग्राफ टू सपोर्ट योर की पॉइंट। आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छी उसे क्रिएटिव बनाने के लिए उसमें इमेजेस का, चार्ट्स का और ग्राफ्स का यूज कर सकते हैं। विजुअल्स कैन हेल्प इलस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, इवोक इमोशन एंड एनहांस ऑडियंस एंगेजमेंट। इससे क्या होगा, जो आपके कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट हैं उन्हें आप इजीली समझा पाएंगे, उनके इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे और ऑडियंस को इनहांस एंगेज रख पाएंगे। ठीक है। ये आपका फिफ्थ का एक ही पार्ट था, वो कंप्लीट कर लिया हमने। अब इसके और वाले पार्ट में क्या दिया है, ये क्वेश्चन हैगा कि आपका कि जो ग्रुप डिसीजन होते हैं वो जो ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं इंडिविजुअल डिसीजन से कैसे। तो आपके वो रीजन बताए हैं। देखिए, पहला तो हमें डाइवर्स पर्सपेक्टिव मिलता है, मतलब इन ग्रुप डिस्कशन मल्टीपल इंडिविजुअल ब्रिंग देयर यूनिक पर्सपेक्टिव। ग्रुप डिसीजन के अंदर क्या होता है, अलग अलग लोग अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं, एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, नॉलेज लेकर आते हैं। दिस डाइवर्सिटी अलाउ फॉर ब्रॉडर रेंज ऑफ आइडिया एंड सॉल्यूशन टू बी। इससे क्या होता है, जो आपकी डाइवर्सिटी होती है, जो इतने सारे आइडियाज आपके पास आते हैं, अलग अलग आइडियाज आते हैं, उससे आपको कई सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं और एक अच्छा डिसीजन आप ले पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इनहांस्ड क्रिएटिविटी। तो ग्रुप डिसीजन ऑफन फोस्टर अ क्रिएटिव एनवायरनमेंट वेयर आइडिया कैन बी फ्रीली शेयर्ड एंड बिल्ट अपॉन। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, एक तरीके से आपका एनवायरनमेंट है वो क्रिएटिव हो जाता है क्योंकि आप किसी के भी साथ अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं। द कलेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड कोलैबोरेशन कैन लीड टू इनोवेटिव एंड आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन। इससे आपको इनोवेटिव और आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन मिलता है दैट मे नॉट हैव पॉसिबल थ्रू इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, जो कि इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में पॉसिबल नहीं होता है।
नेक्स्ट है इंक्रीज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो व्हेन फेस्ड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ग्रुप डिस्कशन प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू कलेक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कलेक्टिवली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। डिफरेंट इंडिविजुअल कैन एनालाइज द प्रॉब्लम फ्रॉम वेरियस एंगल। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, ऑब्स्टेकल को समझेंगे और फिर उससे को ओवरकम करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज आपके पास आ जाएंगी। नेक्स्ट है इंप्रूव डिसीजन क्वालिटी। तो ग्रुप डिसीजन टेंड्स टू बी मोर वेल राउंडेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव थ्रू एक्टिव डिस्कशन and debate. Potential biases and blind spot can be identified and addressed. This lead to more informed and balanced decision. आपके पास क्या होगा, एक जो ग्रुप डिसीजन में होता है वो कई सारे तरीके के आपके पास आइडियाज आते हैं, डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, जिससे आपके पास एक अच्छा क्वालिटेटिव डिसीजन निकल कर आता है। नेक्स्ट है हायर एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट। तो व्हेन इंडिविजुअल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दे फील सेंस ऑफ ओनरशिप एंड कमिटमेंट टुवर्ड फाइनल डिसीजन। अगर कई सारे लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट क्या करते हैं तो उनको क्या लगता है कि वो उनके पास एक ओनरशिप की सेंस आ जाती है और कमिटमेंट आ जाती है कि वो फाइनल डिसीजन का एक हिस्सा थे। दिस कैन रिजल्ट इन इंक्रीज्ड एक्सेप्टेंस, कोऑपरेशन एंड मोटिवेशन टू इम्प्लीव द डिसीजन इफेक्टिवली। इससे क्या होता है, रिजल्ट इंक्रीज होता है, एक्सेप्टेंस बढ़ती है और कोऑपरेशन वगैरह अच्छे से हो पाता है। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट। तो ग्रुप डिस्कशन प्रोवाइड इंडिविजुअल विद द अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल, लिसनिंग स्किल एंड कोलैबोरेटिंग स्किल। ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी कम्युनिकेशन, लिसनिंग एंड कोलैबोरेटिंग स्किल्स को इंप्रूव कर पाएं। बाय एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन इंडिविजुअल कैन लर्न फ्रॉम अदर, गेन न्यू पर्सपेक्टिव एंड एनहांस द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। डिस्कशन में पार्टिसिपेट करके इंडिविजुअल्स होते हैं वो अलग अलग चीजें सीख पाते हैं, दूसरों से नए नए पर्सपेक्टिव गेन कर पाते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इनहांस कर पाते हैं, इंक्रीज कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक ग्रुप डिसीजन मेकिंग में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम को समझना होता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, फिर जिसके रिलेटेड आपको डिसीजन लेना है। नेक्स्ट है गैदर इन्फॉर्मेशन। फिर आपको द ग्रुप मेंबर शुड गैदर इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट डाटा रिलेटेड टू प्रॉब्लम। आपको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा गैदर करना है। फिर आएगा जनरेट अल्टरनेटिव। तो ग्रुप शुड ब्रेनस्टॉर्म एंड जनरेट अ वैरायटी ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन एंड अल्टरनेटिव। अब जब आपके पास डेटा आ गया तो आपको क्या करना है, अलग अलग जितने भी ग्रुप मेंबर है उन सभी को अलग अलग सॉल्यूशन बताने हैं कि इस प्रॉब्लम के क्या क्या सॉल्यूशन होने चाहिए। फिर उसके बाद इवेल्युएट अल्टरनेटिव। तो ग्रुप शुड इवेल्युएट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव। अब कई सारे अल्टरनेटिव आ गए तो उन सभी अल्टरनेटिव के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, वो सारी चीजें डिस्कस करनी है। फिर डिस्कस एंड डिबेट होनी चाहिए। पहले इवेल्युएट करना है सबको, फिर उन चीजों पर डिस्कस करना है और डिबेट करनी है कि किसका सही है किसका गलत है। उसके बाद रीच कॉन्सेनियस। तो द ग्रुप शुड वर्क टुवर्ड रीचिंग अ कॉन्सेनियस और एग्रीमेंट ऑफ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। फिर उन सभी अल्टरनेटिव में से सबसे आपको बेस्ट वाला चूज कर लेना है और कंक्लूजन पर पहुंचना है। फिर उसके बाद क्या करना है, मेक द डिसीजन। तो वंस द कॉन्सेनियस इज रीच्ड द ग्रुप शुड मेक द फाइनल डिसीजन। अब एक बार अगर कंक्लूजन आ जाता है तो फिर फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा। फिर इंप्लीमेंट द डिसीजन। जो आपने डिसीजन लिया है उसे इंप्लीमेंट करना है, मतलब एक्शन प्लान करना है। फिर इवेल्युएट द डिसीजन। तो आफ्टर इंप्लीमेंटिंग द इवेल्युएट द आउटकम ऑफ डिसीजन। जब आपने डिसीजन को इंप्लीमेंट कर लिया, उसका क्या आउटकम आया वो चीज आपको इवेल्युएट करनी है। ये आपके 9 स्टेप होते हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के। ठीक है, और दोस्तों इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग की वीडियो कंप्लीट हो जाती है। मैंने आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे, सब पार्ट थे, जो भी चीज थी, सारी चीजें आपको सबके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दी हैं रिटर्न में और सारी चीजें एक्सप्लेन भी कर दी हैं। मे बी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।